हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगल में अब हमको स्टार्ट करना है क्या, डेफिनेट इंट्रीगल। तो एक्सरसाइज बच्चों 7.7 एनसीईआरटी तक हमने क्या पढ़ा, हमने इनडेफिनेट इंट्रीगल पढ़ा। अब हमको डेफिनेट इंट्रीगल पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, क्या कि जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए तो पार्ट 1 से चीज़ें खुलकर आ जाएंगी इस चैप्टर की। मतलब चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगल पे आप क्लिक करोगे, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये पहली बात है, और भी चैप्टर्स के लिंक वहाँ पे दिए हुए हैं, ये नए बच्चों के लिए बताया। अब दूसरी बात ये है बच्चों कि एक्सरसाइज 7.8 जो है आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.8 दी है, और 7.8 से पहले जो दो एग्जाम्पल दिए हैं आपके, कौन कौन से, एग्जाम्पल नंबर 25 और एग्जाम्पल नंबर 26, ठीक है। आप लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हो एग्जाम में, ठीक है, आ जाता है ये लॉन्ग आंसर टाइप में, ठीक है। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर हम इसको लगा लें तो एक टॉपिक तो हमारा फिक्स हो जाएगा, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी एक और बात। अब एक और बात सुनिए, क्या कि इस चैप्टर को करने से पहले बच्चों आपको क्लास 11th का लिमिट्स आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है क्लास 11th का लिमिट्स, तो यूट्यूब से सर्च करके आप, मेरा तो पढ़ नहीं पाओगे, मैंने तो बहुत 67 पार्ट्स हैं उसमें लगभग, ठीक है। तो आप कम से कम इतना करिए, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए हुए ना लिमिट के, सिर्फ एग्जाम्पल, वैसे तो मैं यहाँ बताऊँगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बट अगर आपने लिमिट नहीं लगाई है बच्चों अच्छे से, आपको आता नहीं है, थोड़ा बहुत भी लगाया तो चलेगा, ठीक है, बट अगर नहीं लगाया है, कभी आपने चैप्टर ही नहीं छुआ था क्लास 11th में, तो आप एक काम करिए, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो लिमिट क्लास 11th एनसीईआरटी, ठीक है। तो कोई ना कोई वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां से सिर्फ एग्जाम्पल कर लें, या अगर आपने पढ़ा था चीज़ें याद नहीं आ रही तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए 11th क्लास वाले, एग्जाम्पल रिवाइज कर लीजिए, बस, ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आप लगा लीजिए, काफ़ी होगा। तो लिमिट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हो क्या, डेफिनेट इंट्रीगल, और डेफिनेट इंट्रीगल में आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.8 में आपको टॉपिक पढ़ना है क्या, डेफिनेट इंट्रीगल एज द लिमिट ऑफ अ सम, या हम इसको AB इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, या हम इसको इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं। हमारी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया हुआ है डेफिनेट इंट्रीगल्स एज द लिमिट ऑफ अ सम, ओके। तो ये आपको पहला टॉपिक पढ़ना है। ये कहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको 7.8 एक्सरसाइज में, ये वाला टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। और दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है वो डेफिनेट इंटीग्रल में 7.9 एक्सरसाइज 7.9 में आप पढ़ोगे, वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, जब हम 7.9 का इंट्रोडक्शन करेंगे। वो क्या होगा बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ओके। आप देख सकते हो, ये देखिए, या कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, सेक्शन 7.8 पेज नंबर 334 पे गिवन है। तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब अगर आप ध्यान से चेक करें, चाहे एक्सरसाइज 7.9 वाला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हो, और चाहे डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम हो, कर क्या रहे हैं बच्चों, तो कर हम रहे हैं कि हम फाइंड कर रहे हैं अब डेफिनेट इंटीग्रल। सर ये क्या होता है, समझो जरा। देखो बच्चों, हमने आपको चैप्टर 7.1 में इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या करता है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हमको हेल्प करता है एक ऐसा फंक्शन फाइंड करने में जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको दिया होता है, याद है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते थे आंसर कैसे आते थे, जैसे मान लो यही एक क्वेश्चन है, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर हमको दे दिया गया, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते थे, याद है, तो इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है हम ये फाइंड करें कि कौन से फंक्शन का ये डेरिवेटिव है। पढ़िए, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या बताते थे, फाइंडिंग अ फंक्शन व्हेनेवर इट्स डेरिवेटिव इज गिवन, ठीक है। तो जब उसका डेरिवेटिव गिवन है, मतलब ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है और उस फंक्शन को हमको फाइंड करना है, तो उसको हम इंटीग्रेट करते थे। और खास बात है, यहाँ इंटीग्रल पे बच्चों कोई भी आपको यहाँ नीचे कोई नंबर नहीं दिखाई पड़ता था, ऊपर कोई नंबर नहीं दिखाई पड़ता था। यहाँ पे देखो, अब डेफिनेट इंटीग्रल में आपको यहाँ इंटीग्रल के साइन पे नीचे एक नंबर दिखाई पड़ेगा और ऊपर एक नंबर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होंगे आपको, या जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे, इसको नीचे वाले को हम लोअर लिमिट और ऊपर वाले को हम अपर लिमिट बोलेंगे। तो इसका आंसर आप कैसे निकालते थे, याद करिए, इसका आंसर आप निकालते थे बच्चों, इंटीग्रेट कर देते थे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते थे, एक्स क्यूब बाय 3 आता था, और प्लस 1 को इंटीग्रेट करते थे तो आपका क्या जाता था, 1 को इंटीग्रेट करते थे तो आपका एक्स आ जाता था, और साथ में आप प्लस सी भी लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले इसको आप समझ लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या मिल गया आपको, बताइए, ये एक हमको फंक्शन मिल गया एफ ऑफ एक्स, जो कि फैमिली ऑफ कर्व को बता रहा है। ये हमने आपको चैप्टर 1 में बताया था, चैप्टर 1 का मतलब 7.1 में, ठीक है। ये एक फैमिली ऑफ कर्व को बता रहा है, जिस फैमिली ऑफ कर्व का डेरिवेटिव ये, चेक करो, उसका डेरिवेटिव करोगे यही तो आएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये बात है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स ही आप लगाया करते थे, याद आ गई चीज़ें। ये क्या देगा आपको, ये एक फंक्शन हमको मिला जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि एक फंक्शन मिला जो कि किसी फैमिली ऑफ कर्व को बताएगा, फैमिली ऑफ
कर्व्स को बताएगा। ओके, अब इसको कैसे करें, बात समझिए बच्चों। इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, पहले आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, बात समझो। इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा, x³ और प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x आ जाएगा, सही है। अब यहाँ एक ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ओके, और यहाँ पर लिखो आप 0 और यहाँ पर लिखो आप 2। अब कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो मैं इस चीज़ को ना नीचे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी हम आपको बताएंगे। ये फॉर्मूला एक लिखा हुआ, इसको छोड़ोगे। देखो इसका जो आंसर आया, मैं सपोज ये क्या है, ये है i, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखिए ये i इज इक्वल्स टू x³ का इंटीग्रेशन क्या, सॉरी x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 होता है और प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, ये जो लिमिट आपको दे रखी थी, यहाँ लिखो आप लोअर लिमिट और यहाँ लिखो आप अपर लिमिट, ओके। अब करना क्या है, देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने का, अच्छा कोई भी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखो कुछ नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ एक बार आप 2 रखो। देखो बात समझो, इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है, x की जगह आपको 2 रखना है, तो 2^3 और प्लस x की जगह आपको 2 रखना है और माइनस x की जगह आपको क्या रखना है, 0, तो 0^3 और प्लस x की जगह 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब इंटीग्रेट कर दिया जब आपने दिए गए फंक्शन को, तो जो भी आया उसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ऐसे यहाँ लिखना है आपको अपर लिमिट और यहाँ लिखना है लोअर लिमिट। फिर क्या करना है, फिर इसी फंक्शन में एक बार अपर लिमिट लिखना है, ये ऐसा बन जाएगा, फिर माइनस इसी फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट हमको लिखना है, बस। और इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आएगा वही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका जो आंसर आएगा ध्यान से करिए, 2 का क्यूब कितना होता है बताइए, 8/3, तो 8/3 और प्लस 2। अब देखो ये 0³ 0, 0.30, तो ये पूरा 0 + 0 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। 3 to the 6 14/3 आ गया। अब ये सर 14/3 क्या आया है, ठीक है, 14/3 क्या है समझाइए। उसका आंसर तो ऐसा था x के फॉर्म में, लेकिन किसका, इनडेफिनेट इंटीग्रल का। ये क्या है आपका इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट इंटीग्रल है बच्चों, ये डी है डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब आपको यहाँ लिमिट मिलेगी, ओके। तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो आंसर है सर वो क्या बताता है, वो तो एक नंबर आ गया। अब ये बताता क्या है, सुनो बच्चों, ये बताता है आपका एरिया अंडर द कर्व। किसको बताता है, एरिया अंडर द कर्व। याद करिए जब हमने 7.1 में इंट्रोडक्शन दिया था, आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो दूसरा पार्ट हमको पढ़ना है वो डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है, जो कि किसकी जानकारी देगा हमको, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशंस। अब ये कंडीशंस जो दी रहेंगी वो सब तो हम 7.9 में देखेंगे, आगे चल के देखो, उसको छोड़ो आप। एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन के द्वारा जो एरिया बाउंड किया गया है, ठीक है, उसको बताता है कौन, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल आपको फैमिली ऑफ कर्व देता है, ठीक है, लेकिन आपको डेफिनेट इंटीग्रल क्या बताता है, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। सर समझ में नहीं आया, तो अभी आएगा समझ में। देखो एक काम करो आप, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए बात समझिए, अब हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये x² + 1, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ध्यान से चेक करिए। x² + 1, मेरे ख्याल से ये पैराबोला यहाँ से पास करेगा 1 से, ठीक है। तो ये ग्राफ ये ऐसे कुछ आएगा, ठीक। अब ये ओरिजिन है 0, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, ओके। ये चीज़ यहाँ -1 और यहाँ -2। ये जो फंक्शन है बच्चों f(x) क्या है, x² + 1, ठीक है। मैं ग्राफ ऑफ आपको बनाना नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, फील तो आए पहले, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो फंक्शन ये है आपका, ये फंक्शन का कर्व है, ठीक। अब सुनो, तो ये जो फंक्शन का कर्व है आपका, एरिया अंडर द कर्व, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट देखो 0 से लेकर 2 तक, मतलब ध्यान चेक करो बच्चों, x एक्सिस पे, क्योंकि ऑपरेटर यहाँ क्या लगा है, dx, हम ऑपरेटर dy वाला केस भी देखेंगे, आगे चल के देखेंगे। अभी आप सिंपल सा देखिए, ठीक है, ज़्यादा इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों, x = 0 और x = what 2, क्योंकि जहाँ जहाँ फंक्शन में x आया था हमने अपर लिमिट रखा था ना, मतलब x की जगह हमने 2 रखा था, फिर माइनस x की जगह हमने 0 रखा था। तो समझो ये रहा x = 0, भाई x = तो होगा, और x = 2 ये रहा, ठीक है। कुछ नहीं करो, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, किस पे, x एक्सिस पे 0.0 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो कि कर्व को जिस पॉइंट पे काट दे वहाँ स्टॉप कर दो। तो ये पॉइंट A मिल गया और ये पॉइंट O है आपका, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से हमको पॉइंट 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ऊपर से ऐसे करके, समझो। या फिर आप बोलो कि भाई हमने एक परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ किया कि इसने कर्व को यहाँ पे काट दिया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। ये अब ये वाला पॉइंट हो गया B। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए, ये जो एरिया आया है, ये एरिया अंडर द कर्व है, ये रहा आपका कर्व, और कर्व के अंडर में एरिया, ध्यान चेक करो, कर्व के अंडर में जो एरिया है वो ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है।
और ये एरिया भाई कर्व तो बहुत बड़ा है, ये तो ऐसे पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना, ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा ऐसे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसा फैलता चला जाएगा उधर और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी ऐसे फैलता चलेगा। बट हमने इसको बाउंड कर दिया लिमिट लगाकर 0 से 2 के बीच में। हमने बोला कि भाई ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, ये वाला जो फंक्शन है इसका एरिया कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 0 के x इज इक्वल्स टू 0 से लेके x इज इक्वल्स टू 2 के बीच में इसका एरिया कितना होगा। तो जवाब है इसका एरिया कितना होगा 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये मतलब होता है क्या, डेफिनेट इंटीग्रल का। ओके चलो, तो ये चीज़ हो गई। ओके चलो, तो बात समझ में आई। पिछली बार क्या था, जब हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल का इंटीग्रेशन किया था तो वो क्या बताता था आपको, फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कि इसका जो इंटीग्रल है इस फैमिली ऑफ कर्व को दिखा रहा है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको दिखाई पड़ा, दुनिया भर के जितने भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं उसको दिखा रहा था। कौन, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन अभी डेफिनेट इंटीग्रल ने क्या किया, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का एक ग्राफ होगा जिसको हम बोलेंगे कर्व, तो इस कर्व के अंडर में जो एरिया आएगा उसको बताएगा ये डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये तो पहली बात, दोनों में अंतर होता है। ठीक, अब आपने फील कर लिया होगा, ठीक है, तो ये हमने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। अब हमने आपको बोला था कि डेफिनेट इंटीग्रल निकालने के बच्चों, अब देखो ये सब मैं आगे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा, परेशान ना हो। अभी जितना सिखाया उतना सीखो। अब सुनो, मैंने आपको बताया डेफिनेट इंटीग्रल का मीनिंग, और मैंने आपको बताया था कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो एक्सरसाइज 7.8 में टॉपिक है क्या, एज द लिमिट ऑफ अ सम, यही हमको यहाँ पर पढ़ना है, और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का थोड़ा सा हमने आपको यहाँ पर बताया है ताकि हम आपको ये बता सकें कि इसका जो आंसर आता है डेफिनेट इंटीग्रल का वो बताता क्या है, वो क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व बताता है। ठीक, अब सुनो, अब आप एग्जाम्पल नंबर 25 खोलिए अपनी एनसीईआरटी में, आप देखोगे कि इन्होंने इसी क्वेश्चन को, इसको मैंने भी डायरेक्ट कर दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से, ठीक है, ये हम आपको आगे सिखाएंगे, उसको छोड़िए आप। इन्होंने इसको सॉल्व किया किससे, एज द लिमिट ऑफ अ सम से। तो इसको भी हम एज अ लिमिट ऑफ अ सम से इसी क्वेश्चन को हम करेंगे बच्चों, ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप आंसर देखोगे 14/3 ही आएगा। ठीक है, करेंगे, रुक जाइए, बट उससे पहले सभी बच्चे मेरे साथ एक काम करेंगे अभी के अभी यहाँ पर, क्या, अब ये सब हटा देते हैं, अभी इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में, किससे, एज द लिमिट ऑफ अ सम वाले फॉर्मूले से। सभी बच्चे ये फॉर्मूला याद करें मेरे साथ, सभी बच्चे ये फॉर्मूला याद करें फटाफट। क्या है फॉर्मूला सर, फॉर्मूला बच्चों इस चैप्टर में यूज होगा एक्सरसाइज 7.8 में। क्या, अभी मैं इसको प्रूफ कराऊंगा, रुक जाओ पहले, याद तो करो, प्रूफ कराऊंगा, और प्रूफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मैंने कभी नहीं देखा कि इसका प्रूफ आया हो, ठीक है, बट प्रूफ करना इसलिए ज़रूरी ताकि आपको फील हो जाए कि आया कहाँ से है। ठीक है, अगर आपको फील होगा तभी आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, क्योंकि फॉर्मूले तो पूरी बुक में बहुत सारे। चलो देखो बच्चों, इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या था, x² + 1, तो ये एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, लिमिट क्या है a to b, लिमिट क्या है a to b ऑपरेटर dx। तो ये वाला जो इंटीग्रल है डेफिनेट इंटीग्रल, इसको हम कैसे निकालते हैं, तो जवाब है सर ये वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है b - a इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू 0, लिमिट n अप्रोचेस टू 0, लिमिट किसकी लिए, तो जवाब है लिमिट इसकी लिए, इसकी लिए, किसकी, 1/n इन द ब्रैकेट f of a प्लस f of a प्लस h प्लस डॉट 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 प्लस f of a प्लस n - 1 इंटू h, वेयर ये जो h होगा, h इज इक्वल टू b - a/n। हम दो बातें बोल सकते हैं कि h अप्रोचेस टू 0 होगा या तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। अब ये सब चल क्या रहा है अभी क्लियर होगा जब हम इसको ड्राइव करेंगे। एक बार सभी बच्चे मेरे साथ याद करें, बताइए क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, f ऑफ x कोई फंक्शन है और उसको हमको उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, कौन सी लिमिट में, a to b में, फ्रॉम लिमिट a to b। तो कैसे निकालेंगे बताइए, b - a लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, किसका लिमिट लेना है, तो इसका लिमिट लेना है, किसका, 1/n इन द ब्रैकेट f of a प्लस f of a प्लस h, आगे क्या आता है f of a प्लस 2h, आगे क्या आता है f of a प्लस 3h, और लास्ट में क्या आएगा f of a प्लस n - 1 इंटू h। ओके, लर्न करिए। अब हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाते हैं और इस क्वेश्चन को हम आपको लिमिट ऑफ अ सम से करके दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, लर्न करिए कॉपी पे लिख के एक बार। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, जिसको कि हम इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, AB इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था। देखिए बच्चों, इसके लिए देखिए एनसीईआरटी से अगर आप देखोगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है। हम बहुत ईजी तरीके से करेंगे, एग्जाम में तो आएगा नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बट आया कैसे वो एक बार देख लो। तो देखो बच्चों, ये हमने क्या किया, हमने यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सेस ली,
ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पर हमारे पास कोई कर्व है सपोज, और ये कर्व कौन से फंक्शन का कर्व है, ये है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का कर्व। भाई चेक करो ना, कर्व तो बना लोगे ना, हर फंक्शन का एक कर्व होता है तो इसका भी एक कर्व है, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कैसे है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हम यहाँ पर बच्चों एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पर लेते हैं क्लोज इंटरवल इसमें। तो ध्यान से चेक करिए, हमने लिया एक क्लोज इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल आपको लेना है फ्रॉम a टू b। a और b को हम लोग इंक्लूड करेंगे ऑब्वियसली। ये देखिए एक क्लोज इंटरवल लिया हुआ है, और सेम ऐसा ही ग्राफ हम यहाँ पर सामने भी बना लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ कमेंट भी करना है ना मुझे, तो उसके लिए मैं सेम ग्राफ ऐसा यहाँ पर बना लेता हूँ सेम। ठीक है, लगभग थोड़ा इधर उधर हो तो इग्नोर करिएगा। ओके, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया b। ठीक है, ए भी क्लोज इंटरवल हमने लिया हुआ है यहाँ। अब क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, हमने क्या किया, हमको एरिया निकालना है अंडर द कर्व, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। तो इस एरिया को आप कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान से करो। आप बोलोगे भाई एरिया अंडर द कर्व है बट इन दिस क्लोज इंटरवल, बट इन दिस क्लोज इंटरवल मतलब केवल आपको बस समझो यहाँ से ये ए से लेके बी तक एरिया अंडर द कर्व तो निकालना है। एरिया अंडर द कर्व, अब ये कर्व तो बहुत बड़ा है, ऐसे ये चलता जाएगा, इधर कॉन्टिन्यूस है, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो सारा एरिया नहीं निकालना है, केवल इतना निकालना है, एरिया अंडर द कर्व इन द क्लोज इंटरवल a टू b। ठीक, चलो आप समझ रहे होगे ये शेडेड रीजन। चलो अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से चेक करिएगा। हमने क्या किया बच्चों, h अप्रोचेस टू 0, विड्थ का, विड्थ मतलब चौड़ाई। देखो रेक्टेंगल के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल की ये देखिए ये लेंथ है, ये लेंथ है रेक्टेंगल की। ठीक है, लेंथ को अगर आप L से दिखाते हो और अगर विड्थ को या ब्रेथ को अगर आप B से दिखाते हो, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L इंटू B होता है। ठीक, हमने क्या किया, h अप्रोचेस टू 0। सुन लो, मैंने h इज इक्वल्स टू 0 नहीं बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि h का वैल्यू 0 होगा, मैंने बोला भाई h अप्रोचेस टू 0 अगर हो जाए तो सोचो, h अप्रोचेस टू 0 अगर हो जाए मतलब बहुत ही छोटे छोटे विड्थ का अगर हम रेक्टेंगल लेना शुरू करें, तो ध्यान से करो। देखिए एक रेक्टेंगल तो हमने ये वाला लिया, ठीक है, ये वाली विड्थ कितनी है इस रेक्टेंगल की, ये रेक्टेंगल, अब कुछ बच्चों लोगों सर रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है, ये अभी सब क्लियर होगा, परेशान ना हो। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दो, अब तो रेक्टेंगल एक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ, ये रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये विड्थ कितनी है इसकी, h है, ध्यान दीजिएगा h। ओके, अगर हम आपको बोलें कि ये कितना है, ये इसका लेंथ कितना है, ये मत देखो, आप इसको मत देखो, बस ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये इसकी विड्थ है, विड्थ कितनी बोलो, h है, और इसकी ये हाइट मतलब लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी एफ ऑफ ए। कैसे सर, भाई एक बात बताओ, इस पॉइंट पे क्या है, x इज इक्वल्स टू ए ही तो है, भाई ये ऑरिजिन है आपका, ठीक है, तो अगर ये a दिया हुआ है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये a ही तो है, ये a ही तो है, तो आप f ऑफ a अगर निकाल लो, सोचो, तो आपको पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। तो पॉइंट a पे फंक्शन की वैल्यू यही तो होगी, a यहाँ कहीं मिलेगी, यही तो f ऑफ a होगा ना, ठीक है, y एक्सिस से हम वैल्यू पढ़ लेंगे, यही f ऑफ a होगा, तो ये f ऑफ a है आपका, ठीक, यानी कि ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की, ये हो गई कितनी, f ऑफ a, ये लेंथ हो गई कितनी, f ऑफ a, ये, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये विड्थ कितनी है, h है, h है बहुत छोटा सा। अब देखो जब आप यहाँ पहुँच जाओगे ये वाले पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट किसको दिखाएगा, a प्लस h को। कैसे भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर a है तो उसमें h ऐड कर दो, भाई ये h है ना, ये विड्थ h है, ठीक है, तो यहाँ ऑरिजिन से लेके यहाँ तक, ये वाले पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट का नाम मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जगह वैसे ही नहीं है। तो यहाँ ऑरिजिन से लेके ये वाले पॉइंट तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a तो पहले से ही था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा a प्लस h, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस h, यानी कि ये वाला पॉइंट किसको दिखा रहा है बच्चों, a प्लस h को। ओके, और एक रेक्टेंगल और बना लेंगे यहाँ पर। इस तरीके से बहुत सारे रेक्टेंगल हम लोग बना लेंगे, ठीक है, बहुत सारे बनाते बनाते हम यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे ऐसे। और ख़ास बात क्या है कि सभी रेक्टेंगल की विड्थ कितनी, h है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको दिखा रहा है, a प्लस h को। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये होगी फंक्शन की वैल्यू, ध्यान चेक करिए, ये होगी कितनी होगी, f ऑफ a प्लस h। भाई फंक्शन में f ऑफ x है ना, फंक्शन x की जगह आप क्या रखोगे, x का वैल्यू कितना है, a प्लस h। तो ये हो गई लेंथ आपकी जो नेक्स्ट रेक्टेंगल बन के आया। अब बोलेंगे सर रेक्टेंगल तो नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो ना, इसको ऐसे मिला दो, अब तो दिख रहा है ये वाला रेक्टेंगल, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट,
ठीक है। और मैं आपको दिखाने के लिए बोल भी सकता हूँ यहाँ पर कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल उसका लेंथ एफ ऑफ ए, सेकेंड रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है वो कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और विड्थ कितना है, फिर से विड्थ तो एच ही है, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई आपकी कितनी, सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एच, ये पूरा, ठीक। उसके बाद थर्ड रेक्टेंगल पे अगर आप आ जाओगे बच्चों, ठीक है, तो थर्ड रेक्टेंगल पे ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, कैसे निकालें सर, ऐसे निकालोगे, ध्यान से चेक करना, यहाँ से यहाँ तक कितना था, ए प्लस एच, उसमें एच ऐड कर दो तो ए प्लस टू एच हो जाएगा, ए प्लस टू एच, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो किसको दिखाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच को। तो ये वाला मतलब पॉइंट का मतलब है ये जो पूरा लेंथ है रेक्टेंगल का, थर्ड रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो एफ ऑफ किसको दिखाएगा, ए प्लस टू एच को। तो थर्ड रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया, ए प्लस टू एच, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे करते 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 ध्यान से सुनिए, आप बहुत बच्चों ध्यान सुनिएगा, आप पहुंचोगे, ये लास्ट एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये जो लास्ट रेक्टेंगल दिख रहा है यहां पर आपको ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए, ये nth रेक्टेंगल है, कौन सा रेक्टेंगल है ये, nth रेक्टेंगल है। तो nth रेक्टेंगल है ये जो लास्ट में ये वाला, तो nth रेक्टेंगल की बच्चों लेंथ कितनी होगी, सर कैसे बताएं लेंथ इसकी कितनी होगी, यहाँ से गेस करके बताइए, ध्यान से चेक करिए। फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, एफ ऑफ, देखिए फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए, सेकेंड रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, ए प्लस एच, थर्ड रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। ध्यान सुनिए मेरी बात, थर्ड रेक्टेंगल में टू एच आता है, फोर्थ रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस थ्री एच आ जाएगा, सही है। और फिफ्थ रेक्टेंगल में ए प्लस फोर एच आ जाएगा। तो nth रेक्टेंगल में क्या होगा बताइए, nth में क्या होगा, n माइनस वन। जब आप फिफ्थ निकालते हो तो 5 से कम होता है ना h के सामने, h का कोफिशिएंट 5 से कम 4 होता है। जब आप फोर्थ रेक्टेंगल का लेंथ निकालते हो तो क्या होता है, h से एक कम, सॉरी 4 से एक कम क्या होता है 3। जब आप थर्ड रेक्टेंगल का लेंथ निकालते हो तो 3 से एक कम 2। तो जब nth होगा आपका रेक्टेंगल, nth रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस n से एक कम, h के सामने n से एक कम, यानी कि n माइनस वन इंटू एच। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा बताइए, है ना। तो ये वाली जो लेंथ होगी बच्चों, ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, ये हो जाएगी आपकी f ऑफ क्या, a प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच। ओके, बात समझ नहीं कि नहीं, क्या हुआ, तो देखा आपने, फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ एफ ऑफ ए, सेकेंड का एफ ऑफ ए प्लस एच, थर्ड का एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है। इसी तरीके से nth जो रेक्टेंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है, nth रेक्टेंगल का लेंथ एफ ऑफ ए प्लस n माइनस वन इंटू एच है। अब अगर हम आपसे बोले कि सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल निकालो, क्या निकालो, SN निकालो। SN क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ all the रेक्टेंगल्स निकालो, ठीक है। तो SN किसको दिखा रहा है बताइए, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल। कैसे निकाले, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया प्लस थर्ड रेक्टेंगल का एरिया प्लस फोर्थ रेक्टेंगल का एरिया करते 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 जो आपका ये nth रेक्टेंगल है यहां तक। तो देखिए ध्यान से, अब एक बात बताइए बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। फर्स्ट रेक्टेंगल को देखिए, सभी बच्चे फर्स्ट रेक्टेंगल को देखिए, इसको देखिए, सभी बच्चे देखिए इसको, इसकी लेंथ कितनी, आगे से लेनी लेंथ, मैंने बताया आपको, क्योंकि ये एफ ऑफ ए और ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये क्या है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक। तो चलो फर्स्ट रेक्टेंगल की लेंथ बोलिए एफ ऑफ ए, इसकी विड्थ कितनी है, एच है, ठीक, यानी कि h इंटू एफ ऑफ ए भी हम इसको लिख सकते हैं, तो h इंटू एफ ऑफ ए। सेकेंड रेक्टेंगल की का एरिया बताइए, सेकेंड, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है ना, क्या, ध्यान चेक करिए, लेंथ इंटू विड्थ। सेकेंड रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है,
ये वाला, इसका एरिया बोलिए, इसका एरिया बोलिए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, एफ ऑफ ए प्लस 2h मत ले लेना, ये लेंथ है ये, और ये कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो और विड्थ कितनी है, h, तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, ये एरिया हो गया किसका, ध्यान चेक करिए, लेंथ इंटू विड्थ। ये सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया हो गया। थर्ड रेक्टेंगल का एरिया बताइए स्टूडेंट्स, थर्ड रेक्टेंगल ये आपको दिख रहा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एक रेक्टेंगल जो दिख रहा है आपको, इसका एरिया बोलो, इसका एरिया बोलो, इसका एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये तो h हो जाएगा, विड्थ तो सबकी h है, ठीक, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, सही है। अब ऐसे करते 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 बच्चों जब आप पहुंचोगे कहाँ पर, जब आप पहुंचोगे nth रेक्टेंगल पे, ओके, ये लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है, तो लास्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे ना, इतना एरिया छूट जाएगा ऊपर का, जैसे हर जगह छूट रहा है, यहाँ पे छूट रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, एफ ऑफ, ध्यान दें, विड्थ तो इसकी भी कितनी है, h, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल h विड्थ का है, ठीक, तो h प्लस एच इंटू, ऐसे बहुत सारे एरिया आएंगे बीच में, तो लास्ट रेक्टेंगल का एरिया h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 1 इंटू एच, ये हो गया, ठीक है। अब ये एस एन किसको दिखा रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। लेकिन आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, अभी भी आपको एरिया अंडर द कर्व नहीं मिला है। क्लोज इंटरवल ए बी में आपको थोड़ा थोड़ा एरिया छूट जा रहा है। देखो ये ब्लू वाला पोर्शन, ये यहाँ पे छूट गया, ये यहाँ पे छूट गया, क्योंकि आपने तो बस रेक्टेंगल का निकाला है। इस तरीके से थोड़े थोड़े एरिया बच्चों छूटते जा रहे हैं, ये यहाँ पे छूट जाएगा ऐसे। तो अभी भी आपको फुल एरिया तो नहीं मिला है। तो सर फुल एरिया कैसे मिलेगा, पूरा एरिया, मतलब ये ब्लू वाला भी आ जाए, तभी तो एरिया अंडर द कर्व की बात हो जाएगी ना, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको कैसे करें, इसको हम इस तरीके से करेंगे, हम एक सोच अपनी डेवलप करते हैं। क्या सोच डेवलप करते हैं, सोच ये डेवलप करते हैं, पहले आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हमने ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, ध्यान से चेक करिए। हमने ये फर्स्ट टाइम एच लिया, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, भाई चेक करो ना, फर्स्ट टाइम एच लिया, सेकेंड टाइम एच लिया, थर्ड टाइम एच लिया, फोर्थ टाइम लिया होगा एच, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल का वेट कितना है एच, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, एट टाइम, नाइन टाइम, करते 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 एन टाइम्स एच लिया है आपने। ये देखिए एन टाइम्स एच लिया है, nth रेक्टेंगल का भी तो वेट कितना है, n है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि भाई h कितनी बार आ रहा है बच्चों, तो बोलोगे सर h तो n बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो हमने बोला h को अगर n टाइम्स हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे n इंटू एच। भैया चेक करो, h को अगर 2 बार ऐड करो, चेक करो, ये भी h है, ये भी h प्लस एच 2h, 3 बार ऐड करो h को, h प्लस एच 3h। ऐसे ही h को अगर आप n टाइम्स ऐड करोगे तो nh आ जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करिएगा, n इंटू एच आ जाएगा ना। तो बच्चों यहाँ से a से लेके b तक, ये a से लेके b तक बहुत ध्यान से जरा चेक करिए, ये कितना है, n इंटू एच है, ठीक है। ये a से लेके b तक का जो लेंथ है ये कितना है, n इंटू एच है। और एक बहुत खास बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हमने बोला क्लोज इंटरवल a कॉमा b, इसका मतलब क्या था, ये वाला पॉइंट अगर a को दिखा रहा है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, a, ठीक, और ये वाला पॉइंट अगर b को दिखा रहा है तो ये ऑरिजिन से लेंगे हम, ये पूरा ऑरिजिन से लेके यहाँ तक कितना हो गया, b, ठीक है। तो ब्लू मार्कर से हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। ये हो गया आपका b, ये पूरा ऑरिजिन से लेके दिख रहा है सबको फिगर में। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर हम आपको बोलें कि ये लेंथ कितना है, ये टोटल लेंथ कितना है, तो ध्यान से ज़रा चेक करिए, ये टोटल लेंथ है n इंटू एच, और इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, टोटल लेंथ कितनी है, n इंटू एच। भाई चेक करो ना, h कितनी बार आ रहा है यहाँ a से लेके b तक, इस क्लोज इंटरवल में आपका h कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स, तो n इंटू एच है ये लेंथ, ओके। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका बताओ बच्चों, तो बच्चों बोला सर एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है b, और b में से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है a। सर b में से a को हटा दो, चेक करो, b में से a को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यही तो आ जाएगा। इसका मतलब n इंटू एच इज इक्वल्स टू वॉट, b माइनस a। बात समझ में आएगी नहीं। अब हमने क्या किया यहाँ सर, यहाँ से हमने बच्चों हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली है h की, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड, तो n इंटू एच इज इक्वल्स टू b माइनस a। n से लेफ्ट में डिवाइड किया, n से राइट में जब डिवाइड किया, n से बोथ साइड, तो ये n से n कैंसिल हो गया, और h की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, b माइनस a अपॉन n। तो इसको अभी हम निकाल के रखे रहते हैं, काम आ जाए शायद हमारे, b माइनस a अपॉन n, तो इसको आप निकाल लीजिए। हाँ भाई,
तो हम बात क्या कर रहे थे, हम बात ये करते सर ये ब्लू वाला एरिया तो छूट जा रहा है, अभी तो एरिया अंडर द कर्व हमको मिला नहीं है पूरी तरीके से। तो एक काम करो ना, दिमाग लगाओ, क्या देखो अभी तक आपने ये जो h अप्रोचेस टू 0 ये जो मैंने बात बोली थी वो इसीलिए बोली थी, किस लिए बोली थी, सुनो आप एक काम करो, जितने n थे ना, जितने n थे, कितने n थे, 1 टाइम h लिखा, 2 टाइम h लिखा, 3 टाइम h लिखा, 4 टाइम h लिखा। आप एक काम करो, इन रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ा दो। ध्यान सुनो, क्या करो, रेक्टेंगल्स की संख्या बढ़ा दो, मतलब जितने रेक्टेंगल बनाए थे उससे भी ज्यादा रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। तो इंक्रीज, ध्यान सुनिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अभी कितने रेक्टेंगल्स बनाए थे आपने बताइए, n। अब आप और बढ़ा दो, n बढ़ा के n इतना कर दो कि पूछो मत कितना कर दो, मतलब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। n इतने ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड हो गया n, हो सकता है n बहुत सारे। और ध्यान से सुनो बच्चों, जब n बहुत सारे आप कर दोगे तो h और भी छोटा हो जाएगा। मतलब समझो, पहले तो h हमको नज़र भी आ रहा था, हाँ भाई इसकी विड्थ चलो इतनी है, अब बहुत छोटी है तो क्या हुआ, कुछ तो है। लेकिन अब अगर आप n की संख्या बढ़ा दो, मतलब कि जितने रेक्टेंगल्स आप पहले बनाते थे इतने ही रीजन में, इतने ही मतलब इतनी ही लेंथ में, कहाँ से कहाँ तक, b माइनस ए में, ये लेंथ आप n इंटू एच बोलो या b माइनस ए बोलो, तो इतनी ही लेंथ b माइनस ए में आप पहले जितने रेक्टेंगल बनाते थे n, उनकी संख्या बढ़ा के बहुत सारी कर दी। तो जब आप संख्या बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल की विड्थ घटती चली जाएगी कि नहीं। अब बच्चे बोले सर समझ में नहीं आया, एक बात बताओ भाई, सुनो ये कोई ऐसे है सिस्टम, यहाँ पर मतलब हमारे पास ऐसे कर्व है, ठीक, और इतने रीजन में हमको रेक्टेंगल बनाने हैं, ठीक है। अभी हमने 2 रेक्टेंगल बनाए, 1 रेक्टेंगल 2 रेक्टेंगल, तो इसकी विड्थ और इसकी विड्थ आप देख रहे हो h बड़ी है। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या बढ़ा दें, ध्यान चेक करो, अब हमने रेक्टेंगल की संख्या बढ़ा दी, तो अब चेक करो विड्थ क्या हो गई, कम हो गई पहले की अपेक्षा, विड्थ कम। अगर हम रेक्टेंगल की संख्या और बढ़ा दें, तो विड्थ और कम हो जाएगी। इस तरीके से रेक्टेंगल की संख्या इतनी बढ़ा दी कि जो विड्थ हो जाएगी वो बहुत कम हो जाएगी, यानी कि जो h होगा वो अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, है ना। विड्थ ये इतनी कम हो जाएगी कि दिखेगी नहीं आपको, ठीक है। तो h अप्रोचेस टू 0, मैंने ये नहीं बोला कि h 0 हो जाएगा, लेकिन h लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो कुछ डायग्राम इस तरीके से आएगा, ध्यान से चेक करिए, ये ऐसे। अब ये तो हम आपको फील कराने के लिए बोल रहे हैं, जब इतने छोटे विड्थ के रेक्टेंगल बनेंगे बच्चों, तो ध्यान से चेक करो, जो यहाँ पर अभी आपको एक कर्व दिख रहा था ना, ये कर्व दिखेगा ही नहीं, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। फील कर पा रहे हो, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ध्यान से चेक करो, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये कर्व नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। सर कैसे, समझ में नहीं आ रहा, सुनो एक काम करो, जैसे सर्कल एक कर्व है, आपको पता है ना, ये सर्कल एक कर्व है। अब बहुत बड़ा सा अगर सर्कल है और हमने, जैसे क्रिकेट ग्राउंड है मान लो, उसको आप टॉप से जो देखते हो जाके, हेलीकॉप्टर से टॉप से देखो तो सर्कुलर दिखाई पड़ेगा, मतलब ये इसकी बाउंड्री कर्व शेप की दिखाई। बट ग्राउंड में जब आप उतर जाते हो और आप यहाँ खड़े रहते हो और आप सिर्फ इतनी दूर चलते हो, बहुत छोटी सी डिस्टेंस, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होता है ये तो उसी तरीके से ये एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बताओ, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरीके से, बहुत सारे रेक्टेंगल होंगे और सभी रेक्टेंगल्स का जो लेंथ होगा वो तो कुछ ना कुछ होगा ही, और जो विड्थ है, जब हम विड्थ लेंगे तो जितनी नीचे विड्थ होगी h अप्रोचेस टू 0 उतनी ही विड्थ ऊपर होगी, तो कोई भी एरिया यहाँ पर छूटने की संभावना है ही नहीं और पूरा ये एरिया कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने सोचा, और सोचने के बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने बढ़ा दिए, ओके। और इसका मतलब h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, और उन रेक्टेंगल्स की, अब जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपने बढ़ा दिए तो उन रेक्टेंगल्स की विड्थ कितनी हो जाएगी, लगभग 0 हो जाएगी। और जब ऐसा हमने किया तो इस चीज़ को कैलकुलस में हम कैसे समझाएंगे, इस चीज़ को कैलकुलस में हम ऐसे समझाएंगे, देखिए यहाँ तक हमने निकाला था कि भाई सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल तो हमने निकाल के रखा है, लेकिन जब यहाँ तक किया था तो ये ब्लू वाला पोर्शन छूट जा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करते हैं, ये जो सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल है इसकी ना बच्चों लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। इसकी हम क्या ले लेते हैं, लिमिट ले लेते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, इसकी अगर हम लिमिट ले लें, ध्यान से करिए, किसकी लिमिट, SN की अगर हम लिमिट ले लें, और इस लिमिट में हमने क्या किया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिमिट ली है SN की, तो राइट हैंड साइड भी आपकी
आपको लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। किसकी लिमिट लेनी है? तो इस पूरे की लिमिट लेनी है। लिमिट आप क्यों ले रहे हो बताओ? लिमिट आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपने अभी भी तो बताया है क्या कि हमने n बहुत सारे बना दिए, तो आपको बताना पड़ेगा। इस बात को हम कैलकुलस में ऐसे ही बताते हैं क्या कि लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड लिया Sn का, तो राइट हैंड साइड आपको इसका पूरे का लेना पड़ेगा, यानी कि लेना पड़ेगा आपको क्या h इंटू एफ ऑफ ए, ओके, और प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच, और प्लस h इंटू एफ ऑफ ए प्लस 2h, और प्लस डॉट 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 डॉट, 3 बार डॉट लगाएंगे दैट इज इनफ, प्लस कहाँ तक एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ओके, ये ऐसा हो गया। ठीक, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म इंटू एच, एच को आप ये आगे इंटू था ना एच से, ये h इंटू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। अब ध्यान चेक करो, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चाहे लास्ट टर्म, h कॉमन आ रहा है, चेक करो सब में h मल्टीप्लाई है, h को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, h को बाहर ले लो, ठीक है। तो अब कहाँ पे करें? इतना नोट करिए सभी बच्चे, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, कर लिया? यहीं पे मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या किया था हमने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट ले ली थी, तो लेफ्ट में क्या हो गया था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी क्या हो गया, लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी। अब h को आप कॉमन ले लो, तो जब h को अंदर से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ करें, यहाँ करते हैं, डायग्राम भी नहीं हटा सकते ना, ये भी दिक्कत है। देखिए ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल्स टू, अंदर से h कॉमन ले लो, जब अंदर से h कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों, ये जो h है ये एक तरीके से कांस्टेंट है, चेक करो, क्योंकि b और a एक क्लोज इंटरवल है ना सॉरी, क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं, a और b कोई नंबर होंगे, और n कुछ तो होगा ना, इन्फिनिटी है बट कुछ तो होगा, मतलब ये भी क्या है आपका, कुछ तो होगा बट हमें नहीं पता, मतलब ये जो है, ये जो कुछ भी है, ठीक है। इसमें ध्यान से चेक करिए कि जो b माइनस ए है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट होगा, लेकिन n कुछ तो होगा का मतलब पता नहीं है, और हमको n पे ही लिमिट लेना है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं करके चलो दिखा देता हूँ, मैं सोचा था शॉर्ट में करा दूँ। देखो पहले आपने h कॉमन लिया, चलो h कॉमन लिया तो आपको क्या बचेगा यहाँ, एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, देखो h बाहर चला गया, एफ ऑफ ए बचा, प्लस ये वाला h बाहर चला गया, एफ ऑफ ए प्लस एच बचेगा, तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच, और प्लस ये वाला h चला गया, तो क्या बचेगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h, और प्लस ऐसा करते 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 एफ ऑफ, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है h कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचेगा, एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ऐसा आ गया, ठीक। अब क्या करें सर, अब एक काम करिए, ये जो h है, h की वैल्यू रखो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। जब आप h की वैल्यू रखोगे, मैं यही रख दे रहा हूँ बच्चों, ज़्यादा जगह नहीं, h की जगह आप क्या रख सकते हो बताओ, b माइनस ए अपॉन एन, तो रख दो, यहाँ पर h की जगह आपने रखना है क्या, b माइनस ए अपॉन एन, कोई डाउट है? अब देखो यही बात मैं बोल रहा था आपको क्या, कि b माइनस ए अपॉन एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 अपॉन एन इंटू बी माइनस ए, यही मतलब होता है इसका, 1 अपॉन एन इंटू बी माइनस ए। अब b माइनस ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि b और a कोई नंबर होंगे तो कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा लिमिट के, ओके। तो ये कांस्टेंट आ गया आपका बाहर, कहाँ आ जाएगा, लिमिट से पहले आ जाएगा, तो b माइनस ए इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1 अपॉन n इन द ब्रैकेट एफ ऑफ ए, और प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, और प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, और प्लस डॉट डॉट डॉट, और प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। यही फॉर्मूला हमने आपको दिखाया था, अभी याद कराया था। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा आपका एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ दिस कर्व। जब आपने बहुत छोटे छोटे से इनफाइनाइट पार्ट्स ले लिए, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स आपने ले लिए, बहुत इनफाइनाइट स्ट्रिप्स ले ली, स्ट्रिप्स मतलब रेक्टेंगल ले लिए, तो उनके एरिया का जो सम है वही तो निकाला है हमने यहाँ पर, है ना। तो उनके जो एरिया का सम आएगा वो क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व आएगा। और एरिया अंडर द कर्व को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल से लिखते हैं, कैसे, लिमिट लगा के। कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, ए से बी, तो लिमिट लग गई ए से बी। किसका एरिया निकालना है, मतलब कौन से कर्व के अंडर निकालना है, तो जवाब है एफ ऑफ एक्स के,
ये कर्व क्या था आपका एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस फंक्शन का हम इंटीग्रल करेंगे बिटवीन ए एंड बी, बात समझ में आई। और इसका जो फॉर्मूला हो गया ये हो गया आपका क्या बी माइनस ए इंटू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन टू अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है, यहाँ पर इंटू में एच बी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला एच आपका कॉमन नहीं आया था, जो बाहर यहाँ एच मल्टीप्लाई था ये वाला ये कॉमन आया था। ठीक है बच्चों, अब इसी फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। अब इसको फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है, इसको इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है बिकॉज आपने क्लास 11th में जब डेरिवेटिव पढ़े थे तो डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया गया था। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ज़्यादा डायरेक्ट नहीं पढ़ाया था, उन्होंने पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ाया था, मतलब प्रथम सिद्धांत। पहली बार इसको कब निकाला गया है ना, तो इसी तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल को पहली बार कब निकाला गया, तो जवाब है पहली बार ऐसे निकाला गया। और फिर तो इसका तरीका बन गया जो हमने आपको भी डायरेक्ट करवाया था, किससे, आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। ओके चलो बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए। अब हम इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ओके बच्चों, अब यही फॉर्मूला आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिल सकता है, देखिए कैसा मिल सकता है, कुछ नहीं करेंगे बस यहीं पे इसको छोड़ दिया जाएगा। बात समझो, देखो ये हो जाएगा आपको यही फॉर्मूला ऐसे मिल जाएगा, लिमिट मतलब इंटीग्रल ऑफ ए टू बी किसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं होगा यहाँ पर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना होके आपके पास लिखा रहेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। भाई एच अप्रोचेस टू जीरो था जब विड्थ बहुत छोटी थी, अप्रोचेस टू जीरो, तभी तो एन इन्फिनिटी था, या एन इन्फिनिटी था तभी तो एच अप्रोचेस टू व्हाट जीरो था। बात समझ में आई कि नहीं। अब ये लिमिट अगर एच अप्रोचेस टू जीरो हमने कर दिया तो यहाँ बी माइनस ए अपॉन एन ना आकर यहाँ पर एच आ जाएगा, बिकॉज एच की वैल्यू क्या थी बी माइनस ए अपॉन एन। ओके, तो यहाँ पर एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू मतलब b माइनस ए अपॉन एन एच हो जाएगा। और ब्रैकेट में बच्चों जो कुछ लिखा था वो एज इट इज रहेगा ये पूरा, यानी कि ब्रैकेट में आपके पास रहेगा क्या, ब्रैकेट में आपके पास रहेगा एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच और प्लस एंड सो ऑन टू प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सर ये वाला लगाएंगे। ठीक है, जो ये है यार वही तो ये है, एच की वैल्यू अगर तुम क्या रख दो b माइनस ए अपॉन एन, है ना, तो लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी, एच अप्रोच टू जीरो की जगह हम एन अप्रोच टू जीरो रख देंगे। बट ये एनसीईआरटी में इससे सवाल किए नहीं हुए तो हम इसी से किया करेंगे। ठीक है, दोनों से हो सकते हैं सवाल होने में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आपको बच्चों क्वेश्चंस हम करके दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 25 एनसीईआरटी का, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसको हम करेंगे किससे, डिफरेंट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से। बट उसके पहले ये रहा आपका फॉर्मूला, ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ये फोर्थ वाला फॉर्मूला, सभी बच्चों को पता होगा। अगर कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपको मिल जाए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, तो इसके एन टर्म्स का सम कितना होता है, a इन द ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 वेयर r इज नॉट इक्वल्स टू 0, r शुड नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज वेयर r शुड नॉट इक्वल्स टू 1, r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर r 1 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। एक तो ये क्लास 11th वाला फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका यूज़ आएगा तो हम आपको बताएंगे। उसके बाद ये 3 रिजल्ट आपके बार बार आते हैं। ठीक है, तो इसको हमको कैसे यूज़ करना है मैं आपको फटाफट बताता हूँ। याद करिए, एक फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा था, क्या, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता था, याद करिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो फॉर्मूला होता था, यानी कि शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि 1 + 2 + 3 + करते 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 n टर्म्स का सम। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, इनका सम का फॉर्मूला होता था n × n + 1/2, ये फॉर्मूला होता था, याद होगा आपको। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, अगर हम ध्यान से चेक करिए, n की जगह n - 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + ... n ना लेके n - 1, यानी कि हम n टर्म्स का सम नहीं निकाल रहे हैं, n - 1 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो n की जगह क्या आ जाएगा n - 1। तो इस फॉर्मूले में भी n की जगह क्या आ जाएगा n - 1, तो ये n - 1 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करो, n की जगह n - 1, अंदर n की जगह n - 1 रखोगे तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, n × n - 1 अपॉन 2। तो देखिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट n - 1 नेचुरल नंबर का सम है, उसका फॉर्मूला n × n - 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये बात। उसके बाद आपने पढ़ा था क्या,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होता था, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 हमारे पास n स्क्वायर तक। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला आता था बच्चों वो n+1, याद है आपको, n इंटू n+1 इंटू, नहीं याद है तो याद कर लो, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता था। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको शुरुआत के फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर का सम ना निकाल के n-1 टर्म्स के स्क्वायर का सम निकालना है। ध्यान से चेक करो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में n की जगह n-1 रख दो। तो हमको कहीं अगर ऐसा मिल जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 करते करते n-1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है इस फॉर्मूले में n-1 रख दो, तो ये n की जगह क्या हो जाएगा बाहर n-1 इंटू n की जगह n-1 रखो तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान चेक करिए, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2 इंटू n की जगह क्या रखेंगे n-1, ओके, और प्लस 2 इंटू n 2n माइनस 2 + 1, ये कितना हो जाएगा -2 + 1 -1 2n-1, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 6, तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, n इंटू n-1 इंटू 2n-1, तो याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करते करते n क्यूब। ओके, तो ये जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बच्चों, इसका हम होल स्क्वायर कर देते थे, याद है, बस हम इसका ही होल स्क्वायर कर देते थे, यानी कि n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता था। नहीं याद है तो याद करो पहले, ठीक है, ये होता था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पर क्या है, फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर है, तो n-1, तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n-1 रखो इसमें, तो n की जगह n-1 रखोगे, और n+1 क्या बन जाएगा n, जब n की जगह क्या रखोगे n-1, तो ये आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है बस उसी का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बात समझ नहीं की नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ये कराता हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 25 को अब हम सॉल्व करते हैं किससे, एज द लिमिट ऑफ सम से। ओके, अब इसका जो बच्चों आंसर आया था डायरेक्ट, याद है जब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से जब आपने किया था डायरेक्ट, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था 14/3 आया था, ठीक है ना। बट हम इसको अब निकाल के देखते हैं एज द लिमिट ऑफ सम से, क्या 14/3 आता है, ये चेक करते हैं, बिल्कुल आएगा। अब बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मैं तो डायरेक्ट करके चला हूँ तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर तो मेरा मैच कर रहा है, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में बच्चों मेंशन कर देते हैं एज द लिमिट ऑफ सम से आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको जब वो एग्जाम में बोल दें फाइंड द इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, तो आपको यही वाला फॉर्मूला लगा के जैसे भी मैं सॉल्व करूंगा वैसे करना है, बात समझ में आई कि नहीं, डायरेक्ट कर दोगे मार्क्स ही नहीं मिलेगा, बिकॉज ये आता है 3 या 4 मार्क्स में। चलिए करते, तो देखिए ये इंटीग्रल आपको निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल, तो इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है चेक करो, f(x) का इंटीग्रेशन a to b, तो a की वैल्यू क्या हो गई 0 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और फंक्शन f(x) क्या है आपका x² + 1 है, ठीक। तो ध्यान दें यहाँ पर a की वैल्यू हो गई बच्चों कितनी 0 और b कितना हो गया आपका 2। सबसे पहले आप एक काम करिए b - a निकाल लीजिए, तो b - a अगर आप निकालोगे b कितना है 2 और -a कितना है 0, तो b - a 2 - 0 2 आ जाएगा, एक तो ये आ गया। उसके बाद h निकाल लीजिए, h इज इक्वल्स टू क्या है b - a/n है, ध्यान से चेक करिए h क्या है b - a/n, b - a कितना है 2/n, सही है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा, अब ये फॉर्मूले में क्या आ रहा है राइट हैंड साइड, ध्यान चेक करो, यहाँ आ रहा है b - a, ठीक है, तो b - a कितना है 2, तो b - a की जगह हमने क्या रख दिया, सॉरी हाँ b - a 2 है, ठीक है। फिर इनटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट इन्फिनिटी 1/n, और इन द ब्रैकेट अब ध्यान दें f ऑफ a, हाँ ये f ऑफ a कैसे निकलेगा बताइए, देखिए f ऑफ a का मतलब क्या, a की वैल्यू कितनी है 0 है, तो f ऑफ 0 हो गया ये, और प्लस f ऑफ a के बाद बच्चों f ऑफ a + h आ रहा है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए f ऑफ a + h, f ऑफ a + f ऑफ a + h, तो f ऑफ a कितना है ध्यान से चेक करिए, a है आपका कितना 0, a 0 और b 2, ओके, तो 0 और प्लस h, ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 + h, f ऑफ h, तो यहाँ आ गया आपके पास क्या f ऑफ h, और प्लस अब f ऑफ a + h के बाद बच्चों f ऑफ a + 2h आता होगा, उसके बाद f ऑफ a + 3h आता होगा, इस तरीके से चलता रहता होगा, तो 2-3 टर्म्स तक आप 4-5 मतलब 3-4 टर्म्स तक लिख लीजिए, f ऑफ
a प्लस 2h क्या बनेगा, a की वैल्यू कितनी 0, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू एच। ओके, ऐसा हो जाएगा। चलो, तो ये हो जाएगा f ऑफ 2 इंटू एच, एफ ऑफ 2h और प्लस f ऑफ क्या आ जाएगा a प्लस 3h है ना, a0 3h, f ऑफ 3h। तो ऐसे करते 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 जब आप लास्ट में पहुंचोगे बच्चों, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा आपका, ओके, वो कितना हो जाएगा, डॉट 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 और प्लस, ध्यान दें f ऑफ a की वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान से करो, आपको लास्ट में क्या लिखना है, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है, ये लिखना है। तो a की वैल्यू होगी 0 और 0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू एच, यानी कि f ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, यही बचेगा। तो लास्ट में हो जाएगा f ऑफ n माइनस 1 इंटू एच, ये हो गया, ठीक। अब क्या करें सर, अब h की वैल्यू रखिए बच्चों, ठीक है। तो h की वैल्यू अगर हम रखें, h कितना आया था बताइए, h आया था 2/n, ठीक। तो रखिए इसमें वैल्यू, क्या हो जाएगा 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n f ऑफ 0, अभी ऐसे ही रहने दो, प्लस f ऑफ h की जगह 2/n और प्लस f ऑफ, ध्यान से सुनिए बच्चों, 2 इंटू h कितना है 2/n, तो क्या हो जाएगा अंदर 2 इंटू एच की जगह 2/n, तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4/n आपके पास यहाँ हो जाएगा। तो f ऑफ 4/n, ओके, और प्लस f ऑफ 3h है, 3 इंटू h कितना है 2/n, 3 2 ज़ा 6 6/n और प्लस डॉट 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 और लास्ट में f ऑफ n माइनस 1 इंटू h कितना है, h है आपका कितना 2/n, ओके। अब क्या करें, अब देखिए, अब आपको बच्चों फंक्शन देखना है क्या है, ये फंक्शन एक एक करके निकाल के दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, बिकॉज बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, फंक्शन का वैल्यू ही नहीं निकाल पाते हैं दिए गए पॉइंट्स में। तो f ऑफ x कितना है आपका x² प्लस 1, अब f ऑफ 0 निकालिए, तो f ऑफ 0 जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 रख दो, तो f ऑफ 0 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, तो ये आ गया आपका 1, यानी कि 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, f ऑफ 0 कितना आ गया 1 आ गया, और प्लस f ऑफ 2/n निकालिए। हाँ भाई, f ऑफ 2/n कैसे निकालें सर, जहाँ जहाँ x आ रहा है इस फंक्शन में वहाँ 2/n रख दो, तो f ऑफ 2/n इज इक्वल्स टू x की जगह क्या रखेंगे 2/n, और ध्यान दें x का स्क्वायर है इसलिए 2/n का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो ये हो गया आपके पास 2/n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और n का स्क्वायर, तो 4/n का स्क्वायर और प्लस 1, तो यहाँ पर सेकेंड टर्म में आ गया आपके पास 4/n स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 4/n पे निकालना है अब, तो f ऑफ 4/n क्या हो जाएगा 4/n का स्क्वायर, 4/n का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अपॉन में n का स्क्वायर, सही है, और प्लस 1, ऐसा हो गया, ठीक है। चलो, तो एक तरीके से और भी लिख सकते हैं बच्चों, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, चलो ऐसे ही लिख देते भी देखेंगे, ये ऐसा हो गया, ठीक। अब f ऑफ, बस इतना ही कर देते हैं, छोड़ो एक और दिखा देते हैं आपको, f ऑफ 6/n, तो क्या हो जाएगा यहाँ 6/n, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ओके, तो ये हो जाएगा कितना 36/n स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस और डॉट 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 और प्लस इसका कितना हो जाएगा, देखिए इसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा, क्या हमारे पास f ऑफ x की जगह कितना रखना है, ये पूरा रखना है, और ये पूरा है क्या, ये पूरा है n, ये n माइनस 1 इंटू 2/n, ये तो x की जगह आपको, देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, x की जगह ये पूरा रखना है, मतलब इस पूरे का स्क्वायर, यानी कि n माइनस 1 इंटू 2/n, इस पूरे का स्क्वायर और प्लस 1, ओके। चलो बहुत बढ़िया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, देखो ये स्क्वायर n माइनस 1 को मिलेगा और 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और n माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन में n का स्क्वायर और प्लस 1। भाई चेक करो ना, a इंटू बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, तो n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, लिख लेते हैं, कितना हो गया यहाँ
4 और n-1 का स्क्वायर, 4 इंटू n-1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, ओके, और प्लस में 1, ठीक है, तो प्लस में 1 आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। इतना सभी बच्चे कॉपी कर रहे हैं, इसके बाद आपको कुछ फील करना है, कॉपी करिए, कॉपी करिए, देखिए बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, क्या सब जगह प्लस 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 है, अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा दूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, तो आप समझिएगा ज़रा, अभी मैं लगे रहने देता हूँ। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, उसको आपको फील करना है। जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज़ लगाया होगा क्लास 11th में ढंग से, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और मैथमेटिकल इंडक्शन भी नहीं पढ़े होगे, बिकॉज वहीं पर ये सब आता है अरेंज करने वाला फंडा। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका, मैं बस इसको सॉल्व कर रहा हूँ राइट हैंड साइड को, तो 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान दें, एक बात बताओ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सुनो। आपका फर्स्ट टर्म, ये एक जो आपको सीरीज दिखाई पड़ रही है, ये फर्स्ट टर्म कितना है 1, सेकेंड टर्म कितना है 4/n² + 1, थर्ड टर्म कितना है 16/n² + 1। तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 कितने टाइम्स आ रहा है, सुनो इसको छुपा लो, अगर आप यहाँ से लेके लास्ट तक बात करोगे तो 1 फर्स्ट, देखो सेकेंड टर्म में भी, ध्यान सुनो मेरी बात, 1 सेकेंड टर्म में भी है, 1 थर्ड टर्म, क्या मैं बोला 1 + 1 सेकेंड टर्म में भी है, +1 थर्ड टर्म में भी है, +1 फोर्थ टर्म में भी है, +1 लास्ट टर्म में भी है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो लास्ट टर्म यहाँ पर आपका nth टर्म नहीं है। अगर आप यहाँ शुरू से देखोगे, शुरू से इस 1 को मैंने छोड़ दिया है, इस 1 को मैंने अभी छोड़ दिया, इस 1 को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये n-1 टर्म है, बात समझो, पूरे n टर्म्स हैं, तो ये n-1 टर्म है, मतलब लास्ट में 1 आ रहा है, तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, पहले तो n-1 टाइम्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं टोटल ले लूँ, इस 1 को भी ले लूँ, तो 1 n टाइम्स आ रहा है। सीधा सीधा देखो बच्चों, बच्चे कंफ्यूज इसमें बहुत हो जाते हैं। देखो 1 ये फर्स्ट टर्म में भी आया, सेकंड टर्म में भी आया, थर्ड टर्म में भी आया, फोर्थ टर्म में भी आया, फिफ्थ टर्म में भी आया, तो n कितनी बार आया बताओ, n टाइम्स आया है। क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, n नहीं 1 फर्स्ट टर्म में भी है, 1 सेकेंड टर्म में भी है, भाई फर्स्ट टर्म यही तो है और सेकेंड टर्म यही तो है, और फील नहीं करते हो ना तो होता नहीं है, बात ये थर्ड टर्म यही तो है, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म, ठीक है। इस तरीके से nth टर्म में भी 1 है, तो 1 अगर मैं आपसे पूछूं +1 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर +1 फर्स्ट टर्म में भी आता है, +1 सेकेंड टर्म में भी आता है, +1 थर्ड टर्म में भी आता है, तो +1 n टर्म्स में आता है, यानी कि 1 ये वाला 1, ये वाला +1, ये वाला +1, ये वाला +1 और ये वाला +1, सभी +1 को हम पास ले आएंगे, तो 1 प्लस, क्योंकि सब कुछ तो एडिशन में यार, हमको पता है बहुत सारी चीज़ें अगर एडिशन में लिखी हूँ, a + b + c + d + e, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, a + e भी लिख सकते हैं हम पहले, मतलब किन्हीं भी 2 चीज़ों को हम या किन्हीं भी 3 चीज़ों को हम पास लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितने भी 1 थे उसको हमने पास लिख लिया, तो 1 + 1 + 1, और इस तरीके से ये n टाइम्स चलता जाएगा, ओके। अब आपके पास क्या बचा, प्लस में करने को तो मैं 2 मिनट में इसको कर दूं, बट सबको समझ में आना चाहिए, ये 1 ऐड होगा कितने टाइम्स, n टाइम्स, ओके, और प्लस अब बचा क्या, ध्यान सुनो बच्चों, क्या बचा, ये 1 चला गया, ये 1 चला गया, ये 1 चला गया का मतलब है हमने इसको शुरुआत में कलेक्ट करके एक साथ लिख दिया। क्या बचा 4/n², तो हमने यहाँ लिखा क्या 4/n², और प्लस क्या बचा 16/n², और प्लस क्या बचा 36/n², और प्लस ऐसे करते देखो यहाँ का +1, यहाँ का +1, यहाँ का +1 सब पहले लिख दिया हमने। लास्ट में आपके पास आएगा क्या प्लस सॉरी 4n-1 का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, अपॉन में n का स्क्वायर, और +1 बाहर चला गया, ठीक है, ये ऐसा आ गया। और यहाँ पर हम एक ब्रैकेट ऐसा क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ओके। कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलो। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए इसको, 1 को अगर आप n टाइम्स ऐड करते हो तो कितना आता है, तो जवाब है n आता है, याद कर लीजिए इस बात को। 1 को अगर हम ऐड करें n टाइम्स तो n आता है, क्यों आता है फिर n, सुनो एक बार बताओ, 1 को अगर आप 2 टाइम्स ऐड करो, 1 + 1 करो 2 आएगा, 1 + 1 + 1 करो 3 आएगा, 1 को 3 टाइम्स ऐड करोगे 3 आएगा, तो 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स ऐड करोगे 4 आएगा, 1 + 1 + 1 + 5 टाइम्स ऐड करोगे 5, तो 1 को अगर n टाइम्स ऐड करें तो n ही तो आएगा, तो 1 को n टाइम्स ही तो ऐड किया गया है तो n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका n और प्लस। अब ध्यान दें बच्चों, अब क्या करें सर, अब हम एक काम कर सकते हैं, देखो ये क्या है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, सही है, अपॉन में n स्क्वायर और प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो क्या, 4 का स्क्वायर, ओके। और इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 बच्चों अगर हम कॉमन ले लें तो बात बन जाएगी, ओके। तो यहाँ से अंदर से 4 कॉमन ले लो, 4 या फिर आपकी बुक में 2 का स्क्वायर कॉमन लिया होगा, देख लीजिएगा भाई 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है ना, तो हमने अंदर से 4 कॉमन ले लिया। जब हम अंदर से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ 4 × 1 है, कुछ नहीं तो 4 × 1 बच जाएगा, ठीक। प्लस 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4, 4 चला गया बाहर तो 4 बच जाएगा, यानी कि 4/n स्क्वायर। प्लस 36 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 9, 4 चला गया बाहर, ठीक है, तो क्या बचेगा 9/n स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और यहाँ से 4 चला गया तो क्या बच गया, n-1 का होल स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर। 4 बाहर जाने का मतलब है क्या, बाहर चला गया, क्या कॉमन हो गया, 2 का स्क्वायर। आपकी बुक में देखिएगा 2 का स्क्वायर उन्होंने कॉमन लिया होगा, ओके, तो उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, ओके। अब जैसे भी आपकी बुक में किया उससे मतलब नहीं है हमें। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट n प्लस, अब ध्यान दें बच्चों, बाहर वाला 4 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा है, और इस ब्रैकेट की एक खासियत है, क्या खासियत है सर, इसकी खासियत ये 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, और प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, और प्लस ऐसा करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, n-1 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर तक हम पहुँच गए। बात समझ में कि नहीं है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, और भी कुछ कॉमन आ रहा है, यस, यहाँ पे अपॉन में n स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में n स्क्वायर, यहाँ पे अपॉन में n स्क्वायर, यहाँ तो 1/n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और 1/n स्क्वायर जब कॉमन होगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n इन द ब्रैकेट n प्लस 4 × 1/n स्क्वायर, 4/n स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/n स्क्वायर। अरे चेक करो यार, नीचे वाला n स्क्वायर कॉमन लाने का मतलब 1/n स्क्वायर कॉमन लाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1/n स्क्वायर बाहर चला गया, और इसको ऐसे लिख सकते हो 1 × 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर बाहर चला गया, क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर, प्लस करते करते एग्जाम में गलती मत करना, लास्ट में क्या बच्चे सोचते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते लास्ट में यहाँ पे n स्क्वायर, जी नहीं, 1/n स्क्वायर बाहर चला गया, n-1 का होल स्क्वायर बचेगा, यही तो मैं आपको बताना चाहता था, तभी तो मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर नहीं बताया था, मैंने आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर बताया था, क्योंकि आप ध्यान चेक करिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते n-1 का होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर हम ये वाला सम का फॉर्मूला लगा सकते होंगे, सेकंड वाला, ओके, और इसको हम आराम से फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो लगाते हैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलो। तो ये सब बच्चों देखने में लेंदी लगता है और मेरे को समझाने में भी लेंदी लग रहा है शुरू में, वरना आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो 2 मिनट में हो जाएंगे, गिने चुने क्वेश्चन से आराम से हो जाएंगे। अभी आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे ना, आदत पड़ जाएगी, परेशान ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 × अब ध्यान दें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर ब्रैकेट में n और प्लस 4/n स्क्वायर। अब ध्यान दें, ये जो पूरा सम है, ये सम कितना है, n × n-1 × 2n-1/6, तो इसकी जगह हमने लिखा क्या, यहाँ करली ब्रेसेस लगा लो ना, इस पूरे की जगह हमने लिखा क्या, n × n-1 × 2n-1/6, ओके, ये ऐसा हो गया। अब क्या करें सर, अब ये 4/n स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई ही तो है ना, तो बस काट दो, उसको काटना चाहते हो तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 2 × लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n n और प्लस 2/n स्क्वायर 2/n स्क्वायर, ओके। और ओके
टू अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपके पास क्या, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस वन और अपॉन में 3। ये ऐसा आ गया। अब क्या करें सर, लिमिट लगा दें? नहीं, लिमिट नहीं लगा सकते हो, ध्यान से चेक करो। लिमिट लगानी आती है ना, n की जो वैल्यू अप्रोच कर रहा है, n इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो n की वैल्यू हमें यहाँ क्या रखनी चाहिए, इन्फिनिटी। बट अगर रखोगे तो लफड़ा हो जाएगा ना, चेक करो। एन आप नॉट डिफाइंड कैसे रख सकते हो, है ना। लेकिन आपको एक बात पता है क्या, कि ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। ऐसे सोच लो आप, ठीक है। 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, लेकिन 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। चेक करो, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। कुछ नहीं, इस 0 को इधर ले आओ, इन्फिनिटी को उधर भेज दो, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ज़रूरत पड़ने पर आप ये वाला रिजल्ट यहाँ पर यूज़ किया करेंगे। 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू व्हाट, इन्फिनिटी, या फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0, याद रखिएगा। ओके, तो अब क्या करें। अब देखो बच्चों, एक काम करते हैं क्या, कि ये जो 1 अपॉन एन है इसको अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 अपॉन एन अंदर मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना। 1 अपॉन एन जब हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो कॉमन आया था, मतलब एन, अरे बी माइनस ए अपॉन एन होता था ना, बात समझे। वो कैसे आया था बताओ, अंदर से एच कॉमन लिया था बाहर, और एच की वैल्यू क्या थी, बी माइनस ए अपॉन एन। तो ये 1 अपॉन एन को अंदर भेज दो, तो 2 इंटू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ध्यान से देखो 1 अपॉन एन इंटू एन, 1 अपॉन एन इंटू एन, और प्लस 1 अपॉन एन इंटू 2 अपॉन एन स्क्वायर, तो 1 अपॉन एन इंटू 2 अपॉन एन स्क्वायर। इस ब्रैकेट में मत भेज देना, बिकॉज ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो बस 1 अपॉन एन आके यहाँ इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देगा, तो 1 अपॉन एन इंटू 2 अपॉन एन स्क्वायर, एन इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन और अपॉन में 3। ओके, ये ऐसा हो गया। अब ध्यान चेक करो, n से n यहाँ कैंसिल, यहाँ 1 बच गया, तो 2 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 बच गया, और प्लस 2 इंटू 1 2 और अपॉन में n स्क्वायर इंटू n, कितना हो जाएगा n क्यूब, ठीक है। और देखो बच्चों, ये बच गया क्या, n2 में। अब देखो 1 अपॉन 3 को अगर हम बाहर लाके मल्टीप्लाई करें, समझो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, और रुको, मैं तो शॉर्ट में कर दूं, लेकिन एक क्वेश्चन समझाना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तो फिर गलत कर दोगे आप। ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान देने वाली बात है, जरा लास्ट स्टेप ये हो जाएगा 2 और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ब्रैकेट में 1 प्लस, मतलब इस पूरे पे लिमिट लगानी है हमको, ठीक है। तो ध्यान दें, देखिए 2 अपॉन 3 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 3 और n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन n का क्यूब। अब ये नहीं समझ में आया सर, अरे भैया चेक करो, तो ये जो पूरा लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ। इस पूरी क्वांटिटी में 3 से डिवाइड है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आगे 1 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो 2 1 2 अपॉन में 3, 2/3 बाहर, इसको आप 2/3 इंटू 1 अपॉन एन क्यूब भी तो लिख सकते हो, 2/3 इंटू 1 अपॉन एन क्यूब, सही है। 2/3 को बाहर आने दिया, 1 अपॉन एन क्यूब को अंदर भेजोगे, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा इतना आ जाएगा, नीचे एन क्यूब, इतना आ गया। अब सुनो, अब समझो जरा, देखो अब यहाँ पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं। देखिए मैं आपको करने जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर लिमिट लगाई होगी क्लास 11th में तब तो समझ में आएगा अच्छे से, अच्छे से का मतलब अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो n इंटू एन माइनस वन इंटू 2n माइनस वन और बाय n का क्यूब है, ठीक है। n का क्यूब का मतलब क्या होता है बताओ, n इंटू एन इंटू एन, तो आपने क्या किया n इंटू एन इंटू एन किया, ठीक है। अब देखो ऊपर भी ये 1 2 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में, नीचे भी n इंटू एन है ना, तो ये वाला n इससे कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए। अब ये जो बचा आपका, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिए, देखिए ध्यान चेक करिए, ये n-1 है, यहाँ से n कॉमन ले लो, सिर्फ इतने में से n कॉमन लो, लेना आता है n-1 है, यहाँ से n कॉमन लो, तो n जब कॉमन लोगे तो n की जगह 1 बच जाएगा, -1 में यहाँ 1 वाला टर्म था ना, 1 था केवल, तो n तो था नहीं, तो n से डिवाइड लगा दो, यही तो आएगा, ठीक। तो इस ब्रैकेट में से हमने n कॉमन लिया, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ 1 और माइनस, यहाँ तो n था नहीं इसलिए हमने 1 को n से डिवाइड लगा दिया, तो 1/n इंटू, अब 2n माइनस 1 से n कॉमन लो, चलो अब तो कर लोगे, यहाँ से n कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2 और माइनस
यहाँ तो n था नहीं तो n नहीं था, और जो n आपने कॉमन लिया था उससे 1 में डिवाइड लगा दो, 1/n, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। और अपॉन में क्या था, n इंटू n। अभी भी सब कुछ मल्टीप्लाई में, ध्यान से चेक करिए। और n कॉमन लेने से कोई फर्क पड़ा नहीं, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, n इंटू 1 n आ जाएगा, n इंटू -1/n, n से n कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा, n से अंदर मल्टीप्लाई करो 2n, और माइनस n से n कैंसिल होगा तो पीछे 1 बच जाएगा, ये 1/n लिखा है। अब ये वाला n इससे गया और ये वाला n इससे गया, यानी कि इसको जब पूरे को हमने सॉल्व किया, इस पूरे को, ठीक है, तो आया कितना आपके पास, आया आपके पास इस पूरे को सॉल्व करके 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए यही हम काम करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्या किया हमने इसको लिखा 2 इंटू लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी, 1 + 2/3, तो चलो ऐसा ही रहेगा। इसको जब आपने सॉल्व किया पूरा बच्चों, तो ये आ गया आपका दिस इंटू दिस, यानी कि 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n। ओके, ऐसा आ गया। अब आप यहाँ क्या लिमिट लगा सकते हो। बच्चे बोलते हैं सर मुझे लिमिट लगाना नहीं आ रहा है। देखो भैया सुनो, सिंपल सी बात है, n की वैल्यू आप नॉट डिफाइंड रख दो, उठा के रखो, तो 1/, नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा यहाँ, 1/, नॉट डिफाइंड 0। अभी भी नहीं समझ में आया तो लिमिट्स आप चेंज कर लीजिए, ध्यान समझिए। देखिए बच्चों, ध्यान सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। देखिए n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, n अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, तो 1/n अप्रोच करेगा किसको, 0 को। बच्चे बोलते सर समझ में नहीं आया। सुनो भैया एक बात बताओ, देखो ये जो अप्रोच कर रहा है ना, इसको आप ऐसे सोच लो कि भाई n की वैल्यू कितनी है, अगर इन्फिनिटी, ऐसा कब होगा, जब 1/n किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तभी तो ऐसा होगा। सोचो ना, क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि 1/n n की वैल्यू है कितनी, इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है, 0। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं। तो अब ये जो इक्वल लगा हुआ है, इसकी जगह आप अप्रोचेस कर दो। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0 होगा। बात समझो, ठीक। तो यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो, आप लिमिट चेंज कर लो, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू व्हाट, इन्फिनिटी। अब हम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना लिख के, भाई देखो हम चाहे बोले क्या कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या हम बोले 1/n अप्रोचेस टू 0, बात तो सेम है। चेक करो, n तभी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, या आप पहले इसको देखो, n की वैल्यू तभी इन्फिनिटी होगी जब 1/n किसके इक्वल होगा, 0 के। क्यों, हमने आपको बताया, क्योंकि 1/n की वैल्यू कितनी दी है, इन्फिनिटी, तो 1/∞ = 0, यानी कि 1/n = 0 कब, जब n क्या है, इन्फिनिटी। अब ये इक्वल हटा के आप अप्रोचेस करके सोच लो। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यार, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वैसे लंबे हो जाते हैं मेरे वीडियो। बात समझो, क्लास 11 में आप तो अच्छे से पढ़े होते हैं ना। सुनो, अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 1/n अप्रोचेस टू व्हाट, 0। याद कर लो इसको, याद कर लो, बता तो मैंने दिया। तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना लिख के मैं अगर यहाँ लिमिट 1/n अप्रोचेस टू 0 कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम, लिमिट देखो चेंज कर ली, ठीक है, लेकिन लिमिट का वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है, पहले भी n था अभी भी n है, ठीक है। तो ये बात हमने बोल दी। अब ये सर आपने क्यों बोली, ये हमने इसलिए बोली ताकि आप अगले स्टेप में जाकर लिमिट अप्लाई कर सकें। चेक करो, लिमिट कैसे अप्लाई करते थे, यहाँ लिमिट के नीचे जो लिखा रहता था, जो अप्रोचेस टू समथिंग होता था, वही वैल्यू वहाँ रख देते हैं। मतलब 1/n की जगह क्या रखोगे, 0 रख दो, तो क्या जाएगा 2 × अब इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इस पूरे में जो कि n का फंक्शन है, इसमें लिमिट लगा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, 1/n की जगह 0 रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला 2 × दिस लिमिट, और ये लिमिट हो जाएगी 2 × इन द ब्रैकेट 1 + 2/3 इन द ब्रैकेट 1 - 1/n की जगह 0 और इंटू 2 - 1/n की जगह 0। ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए, फाइनल स्टेप 2 × इन द ब्रैकेट 1 +, ध्यान दे बच्चों, हाँ 1 - 0 कितना बचेगा, 1, 2/3 × 1 2/3, और 2 - 0 क्या होता है 2, तो 2/3 × 2 यानी कि 4/3। ओके, तो ये हो जाएगा 3 1 3 और 3 प्लस कितना 4 7/3 और आगे 2 से मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा 14/3। उतना ही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब यहाँ से भी ना सॉल्व कर पा रहे तो भाई बेकार है। अरे ये 1 बच जाएगा यार, और ये 2 बच जाएगा, 1 × 2 2 2 × 2/3 4/3 4/3 + 1 7/3 और 7/3 के आगे 2 से मल्टीप्लाई है, वही आंसर आ गया। ओके, कर लीजिए।